हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से झारखंड सहायक आचार्य शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी में एकदम टूट के पड़ चुके हैं। तो मेरे दोस्त, आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं एकदम पेपर 3 में जो आने वाली आपको मैथ्स है ना, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर हम 3 लेके आए हैं। इससे पहले मैं आपको 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। तो जिन्होंने हमारी वो 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, वो जाके चले जाइएगा, चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो दोनों प्रैक्टिस सेट वहां पर दिख जाएंगे। ठीक है ना? आज बहुत लोग कंफ्यूजन जो है आप लोग को ना, वो दूर करने वाले हैं। ठीक है ना? तो दूर क्या करने वाले हैं, वो थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं। तो गाइज, अगर आज की क्लास को अगर आप शुरू से अंत तक देख लिए, तो जो आप लोग को आने वाला है पेपर 3 में मैथमेटिक्स, वो यहीं से आएगा। हो सकता है कि उसकी वैल्यू चेंज रहे, लेकिन टाइप यही रहेगा। मैं वादे के साथ ये कहना चाहता हूं। तो हमारे क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। क्लास अगर अच्छी लगे तो भाई क्या करना है, लाइक भी ठोक देना है। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। और आगे की क्लास को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पे भी क्लिक जरूर करें। तो आप लोग का कंफ्यूजन सबसे पहले ये है कि सर, आप ये जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, वो सर हम लोगों के लिए है कि नहीं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं आप लोग को सिलेबस ही बता देता हूं कि जो झारखंड सहायक आचार्य शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है, उसकी सिलेबस क्या है। तो आइए हम लोग सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए, आप जब जाइएगा झारखंड सहायक आचार्य शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन निकालिएगा ना, तो देखिएगा एक लिखा होगा सामान्य गणित। और उस गणित में यही यही आपका सिलेबस है। यही है सिलेबस जिसमें लिखा है अंक गणित। और क्या आपको पता है कि अंक गणित में क्या क्या पढ़ना है? अंक गणित में पढ़ना होता है बहुत सारा सब्जेक्ट, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम लोग साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं। उसके बाद आप लोग को पढ़ना है आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको अनुपात एंड अनुपात बोलते हैं, है ना। उम्रों पर आधारित प्रश्न, यानी कि एज का क्वेश्चन आते हैं, एवरेज का क्वेश्चन आता है, मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन आते हैं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है, आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन आता है, काम और मजदूरी का क्वेश्चन आते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का आता है, बोट एंड स्ट्रीम का आता है ना। आपको डेसिमल एंड फ्रैक्शन आते हैं, भिन्न आते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके आते हैं अंक गणित के अंदर, जो आपने क्लास 5, 4, 3, 2, 1 में पढ़ा है ना। 6 में पढ़े, 8 में पढ़े, 9 में। अच्छा, अगला है हम लोग को प्राथमिक बीजगणित। प्राथमिक बीजगणित का मतलब समझते हैं? प्राथमिक बीजगणित का मतलब होता है एक तो अलजेब्रा, जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये सब फॉर्मूला सब देखते हो। दूसरा होता है, इसमें आते हैं आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद भी इसी में पढ़ना है आप लोग को। उसके बाद आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसी में पढ़ना है। साथ ही साथ दो चर वाले समीकरण, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी इसी में पढ़ना है। तो ये सब जो पढ़ना है, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, ये सब सारा जो चैप्टर है वो आपको एलिमेंट्री अलजेब्रा में आता है। यहाँ पर तो सीधे लिख देता है एलिमेंट्री अलजेब्रा। एलिमेंट्री अलजेब्रा डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि एलिमेंट्री अलजेब्रा का मतलब क्या होता है। एलिमेंट्री अलजेब्रा का मतलब ये होता है कि अलजेब्रा यानी कि वेरिएबल पे आधारित जितने भी चीजें हैं वो सब यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद लिखा हुआ है ज्योमेट्री, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद लिखा हुआ समान त्रिकोणमिति। समान त्रिकोणमिति यानी कि जो आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9th में एंड क्लास 10th में, वो त्रिकोणमिति से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद मेंसुरेशन से पूछा जाएगा। तो यही चैप्टर है जो आपको झारखंड सहायक आचार्य शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाली है। अब इसी पे आधारित, इसी पे एकदम सेम टू सेम आधारित आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं। बात हो रही है सर अंक गणित की। तो अंक गणित, है ना, मैं बहुत पढ़ा रखा हूं। किसके लिए? तो JSSC CGL का एग्जाम अभी हुआ है आपको 28 जनवरी 2024 के लिए। वहां पर मैं अंक गणित के बहुत सारे आप लोग को प्रैक्टिस सेट करवा रखा हूं। आप जाके JSSC CGL मैथ प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट में जाइएगा और पूरा आप अंक गणित वहां पर देख सकते हैं मेरे दोस्तों। वही अंक गणित पढ़ना है तो मैं पूरा पढ़ा रखा हूं। लेकिन आप लोग को पता है, जब झारखंड सीजीएल का एग्जाम 28 जनवरी को हुआ, तो अंक गणित का एक को क्वेश्चन नहीं आया। यहां से क्वेश्चन ही नहीं पूछा। समझ में आया? यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। लेकिन वो पेपर था ऑफलाइन, लेकिन आपकी जो पेपर हो रही है ना, वो ऑनलाइन हो रही है ना। तो ऑनलाइन हो रही है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आए। तो अंक गणित जाकर यहां से पढ़ लीजिएगा। और ऐसे जो पहला प्रैक्टिस सेट में जो करवाया हूं झारखंड सहायक आचार्य शिक्षक भर्ती परीक्षा का, उसमें अंक गणित का ही क्वेश्चन करवाया हूं। तो पहला प्रैक्टिस सेट जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको A to Z सही सही इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। तो चलिए आइए, अब लेट नहीं करते हैं, अब हम लोग सीधे से आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। क्लियर है?
तो देखिए क्या लिखा हुआ है, tan थीटा बराबर दिया हुआ 3/4। tan थीटा का मान 3/4 है, तो हमसे पूछा है sin थीटा का मान क्या होगा। देखिए tan tan थीटा का मान है 3/4, और हम लोग को पता है कि tan थीटा बराबर होता है पी होता है पी/बी होता है। तो p का मान तो 3 हो गया और b का मान 4 हो गया। अब देखिए ये 3 है और ये 4 है, तो हम लोग को पता है कि अगला क्या होगा 5, और ये अगर p है ये b है तो अगला क्या होगा h, और 3 4 5 एक क्या होता है ट्रिपलेट होता है। तो हम लोग को निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है p/h। p का जो मान है वो हमारा क्या है 3, और h का मान निकल कर आया 5, तो भाई साइन थीटा का मान हो जाएगा 3/5। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी और अगर पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो सबसे पहले एक बार लाइक ठोक दीजिए, एक बार लाइक ठोक दीजिए। और जब तक आपका पेपर 3 का एग्जाम नहीं होगा तब तक हम इसी तरीका से पढ़ाते रहेंगे। जिनका पेपर 1 में हिंदी था, जिनका पेपर 2 में हिंदी था, उनका तो मेरे दोस्त पेपर 3 का एग्जाम 5 तारीख को है, तो उनका 5 तारीख को है। और जिनका अदर लैंग्वेज है उनका अभी तक तो नोटिफिकेशन आया ही नहीं कि कब तक एग्जाम होगा। तो भाई आप लोग के लिए तो बहुत मौका है, और आप लोग को तो मैं मन से ही पढ़ा ही रहा हूं। तो मेरे दोस्त लाइक ठोक दीजिए। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, 25 क्वेश्चन लेकर आए, और अगर ये 25 क्वेश्चन आपने शुरू से अंत तक देख लिया तो समझ जाओ आपका मैथ का बेड़ा पार हो गया, आपको मैथ में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। एक बार भाई शेयर मार दो मेरे दोस्त, सबसे पहले शेयर मारो ताकि हमारी एनर्जी आपको भरपूर दिखाई दे। और मैं अगर एनर्जी से पढ़ाऊंगा ना तो वादे के साथ कहता हूं कि आप लोग को मैथमेटिक्स एकदम बहुत बढ़िया जाने वाला है। देखिए लिखा हुआ है, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r एवं उसकी तिर्यक ऊंचाई l, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। इफ r is the radius of the base of a cone and l is the slant height, then the curved surface area of the cone is। देखिए कोन सबसे पहले ऐसा होता है, ये कोन होता है, ये कोन यहां पर ये क्या हो गया हाइट हो गया, ये हमारा क्या होता है रेडियस, ये हमारा हाइट हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया, और ये जो लाइन आपको दिख रही है ना इसी को बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो इसका अगर हमसे पूछा जाएगा वॉल्यूम आयतन, तो आयतन इसका क्या होता है जी, और क्या पूछा जाएगा हम लोग को CSA पूछा जाएगा, है ना। देखिए मैं सारा कुछ आपको बता दे रहा हूं, एक तो आयतन बता दे रहा हूं। तो आयतन जो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, और जो CSA होता है वो पाई RL होता है, और जो TSA होता है वो होता है हमारा भाई, तो ये होता है हमारा पाई r स्क्वायर प्लस पाई RL। क्लियर है। अब यहां से क्या कर सकते हो हम लोग, पाई r कॉमन ले सकते हैं, तो पाई r कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा r प्लस एल, है ना। पाई r कॉमन लिए तो यहां पर r बढ़ गया और यहां पर l बच गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग आयतन, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसको बोलते हैं कुल सतह का क्षेत्रफल। तो इसमें से कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहां पर पूछा है हमसे क्या, हमसे पूछा है कर्व सरफेस एरिया। राइट आंसर क्या होगा पाई आर एल। पाई आर एल कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर क्या करना है, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं तीनों फॉर्मूला बता दिया हूं कि शंकु का आयतन पूछे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बताना है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया पूछे तो बताना है पाई आर एल। और शंकु का टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल सतह का क्षेत्रफल पूछे तो ये देख लेना, ये वाला दे रखा है कि ये वाला दे रखा है। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल या फिर पाई आर इंटू आर प्लस एल होगा। देख लेना आप लोग की क्या ऑप्शन में दिया है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं अगला, जो बनाएगा हम लोग को थोड़ी देर के लिए पगला। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 है। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 0, 4 एंड -2। अब ये भी क्वेश्चन किसका है, अलजेब्रा का। ये अलजेब्रा है, ये जो पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद इज अ पार्ट ऑफ अलजेब्रा। ठीक है मेरे दोस्त, इसी को बोलते हैं सामान्य बीजगणित। अब चलिए इसको कैसे बनाते हैं, तो इसको हमको निकालना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो मेरे दोस्त इक्वेशन में क्या होता है ये देखिए, है ना। अगर अगर मान लिया जाए कि दो यहां पर शून्यक है, एक शून्यक का नाम रख दो अल्फा, दूसरा शून्यक का नाम क्या है बीटा। अगर दो शून्यक इस प्रकार अल्फा और बीटा हो तो वो द्विघात बहुपद क्या होता है, तो द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा।
ये होता है हमारा द्विघात बहुपद निकालने का तरीका। अब बताओ अल्फा का मान कितना दे रखा है। अगर अल्फा का मान को मैं 4 मान लूं और बीटा का मान को -2 मान लूं, तो मेरे दोस्त इन दोनों को जोड़ोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 2 हो जाएंगे और ये एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस 4 में से 2 गया, 2x हो गया, और ये हो जाएंगे 4 दूना 8 और प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा द्विघात बहुपद निकल के आ गया एक्स स्क्वायर -2x -8, एक्स स्क्वायर -2x -8। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। तो जो झारखंड सीजीएल का एग्जाम हुआ था ना, उसमें जो अलजेब्रा के क्वेश्चन आए थे वो इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था। उसमें भी यही लिखा हुआ था 10th स्टैंडर्ड, यानी कि 10वीं कक्षा तक की चीजें लिखी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि ट्रायंगल एबीसी में एबी का मान जो है वो लिखा हुआ है 6√3 सेंटीमीटर, एसी का मान 12 दे रखा है, बीसी का मान 6 दे रखा है, तो एंगल बी का मान क्या होगा। हमें एंगल बी का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, एक ट्रायंगल है एबीसी, मान लो ये एक एबीसी ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी का मान 6√3, ये है 6√3, और ए सी का मान है 12 और बी सी का मान कितना है 6। तो हमसे पूछा एंगल बी का मान क्या होगा, हमें ये वाला एंगल निकालना है। अब आप जरा सा इसको देखो, तो इस चीजों को जब देखोगे तो क्या नजर आएगा, अगर मैं इन तीनों साइड का रेशियो निकालूं, अगर मैं इन तीनों साइड का रेशियो निकालूं तो क्या नजर आ रहा है, रेशियो निकालो, 6 1 जा 6, 1 बार में, 6 दूना 12, 2 बार में, 6 कम 6 यहां से कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, √3। तो जो रेशियो आ रहा है ना, वो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, और कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, √3 आ रहा है और 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, √3 आ रहा है और 2 आ रहा है। क्लियर है, ये रेशियो आ रहा है किसका किसका, तो ये रेशियो आ रहा है बीसी का, ये रेशियो आ रहा है AB का, और ये रेशियो आ रहा है AC का। 1:2 √3:2, ये रेशियो तभी पॉसिबल है जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए मेरे दोस्त, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ये रेशियो तभी पॉसिबल है जब ये राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज के सामने में क्या होता है भाई, अगर ये समकोण त्रिभुज का रेशियो है तो इसका मतलब ये जो एक है ना वो किसके सामने होगा, 30 डिग्री के सामने। ये जो √3 होता है वो किसके सामने होता है, 60 डिग्री के सामने। और भाई जो 2 होता है वो 90 डिग्री के सामने होता है। तो भाई 2 कौन है, ये तो ये जो भुजा है, ये जो भुजा वो किसके सामने का है, 90 डिग्री का सामने का। इसका मतलब ये जो कोण होगा वो होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये चीजों को समझ में आना चाहिए। अगर ऐसा रहे 1:2 1:2 और √2 दिखे, क्लियर है, तो समझ जाना यहां पर जो एंगल होगा वो 45 होगा, 45 होगा, और यहां पर क्या होगा 90 डिग्री। तो 45 45 90 के केस में जो भुजाओं का अनुपात होता है वो 1:2 √2 होता है। लेकिन 30 60 90 के केस में जो भुजाओं का अनुपात होगा वो 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, और 90 के सामने 2 होता है ना। आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में, अगर आपके गुरुजी आपके शिक्षक पढ़ाए होंगे, अगर वहां नहीं पढ़े होंगे ना, तो अगर कंपटीशन में कहीं अगर मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो ये चीज आपको बताया गया होगा। अगर वो अच्छे टीचर होंगे तो आपको जरूर बताए होंगे, ताकि आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, देखिए सरल करे, है ना, इसको सीधे हम लोग को सोल्व करना है। तो यहाँ पर आपको एक बेहतरीन है ना कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी ठोक देना, और अगर ये कॉन्सेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूं अगर ये समझ गए तो बेहतरीन तरीके से एक बार जरा सा क्या कर देना, शेयर कर देना। देखिए हम लोग को बताया गया था बचपन में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। जो थीटा में यहां पर दिख रहा है, ये देखिए थीटा का जो वैल्यू यहां पर है वही वैल्यू कहाँ है, यहां पर। तो भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए सेक स्क्वायर क्या हुआ, थीटा, माइनस tan स्क्वायर क्या हुआ, थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। तो इसका मान यहां से लेके यहां तक का मान कितना हो गया, 1 हो गया, और प्लस में कितना है 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी।
राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्या समझ पाए? कॉन्सेप्ट अच्छा लगा? लगा अच्छा तो ठोकते रहिए लाइक, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार क्या कर दीजिए, शेयर मार दीजिए। नेक्स्ट, यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तथा इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? देखिए, बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये हमको पता है। सबसे पहले बेलन बनाते हैं आपको समझाने के लिए। ये देखिए बेलन है, ठीक है ना, और ये बेलन की क्या है? हाइट है, इसको बोलते हैं एच, और ये जो है हमारा क्या है? रेडियस है। तो बेलन की हाइट भी पता है, रेडियस भी पता है, तो सबसे पहले इसकी हम लोग सी एस से यानी कि कर्व सरफेस एरिया, इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये होता है 2πr/h। क्लियर है ना? अब बताइए 2πr/h क्लियर है? अब यहां पर बताओ कि जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो 1760 दे रखा है, 1760 दे रखा है। ये 2 हो गया, पाई का मान होता है 22/7, और जो त्रिज्या है वो 14 है। तो यहां से क्या निकाल लेंगे हम लोग? हाइट निकाल लेंगे बस। अब अगर कटता है तो क्या कर देना है? काट देना है, और नहीं तो छोड़ देना है। काटिए तो सबसे पहले 7 से काट दिए, 2 बार में 14, 2 दूना 4, 4 से 4, और 22 चौका कितना होता है? 88, 88 से काटेंगे तो ये 2 बार में खत्म। तो जो एच का मान निकल कर आ रहा है वो 20 है ना सेंटीमीटर निकल के आ गया। और हमसे पूछा क्या था? उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो ऊंचाई होगी 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब देखो, इसका आयतन का फॉर्मूला अगर पूछेगा तो इसका आयतन का फॉर्मूला होता है आपको πr²h। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपको 2πr/h प्लस 2πr²। अब यहां से 2πr कॉमन ले लीजिए, 2πr कॉमन लीजिएगा तो h प्लस r हो जाएगा। ये होता है टोटल सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया तो आपको बता ही दिया, सी एस से बराबर पूछेगा तो 2πr/h, सब मैंने बता दिया। कभी कभी आपके एग्जाम में ना फॉर्मूला भी पूछ ली जाती है तो आपको फॉर्मूला भी बता दिया, ठीक है। चलिए तो ठोक दीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर लेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, आइए देखते हैं। लिखा गया है कि यदि द्विघात समीकरण x² है ना प्लस 2kx प्लस 4 इक्वल टू 0 का एक मूल कितना है? 2 है, तो k का मान क्या होगा? अगर एक मूल 2 है, तो ये कौन सा है भाई समीकरण? है द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, इसका मतलब x का 2 मान निकलेगा। भाई एक मान को हम लोग अल्फा बोलते हैं तो दूसरे मान को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा। तो इनमें से एक मान लेते हैं अल्फा, इनमें से एक किसको मान लेते हैं? अल्फा। और अल्फा का मान कितना दिया है? 2। तो हमसे पूछा है इस यहाँ पर k का मान क्या होगा। अगर ये x का मान है 2 तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका 2 मूल निकला। ये द्विघात समीकरण है तो इसका 2 मूल निकलेगा। एक मूल हमको पता है, तो भाई हमको निकालना है अगला का मान। तो कैसे निकालेंगे? अगर वो x का मान जो निकल कर आया है, एक मूल कितना है? 2 है, तो इस 2 को क्या कर देंगे? इस 2 को जब इस इक्वेशन पे पुट करोगे ना तो ये 0 के बराबर में आना चाहिए, है ना। तो आइए तो x² के जगह x² प्लस 2kx है ना प्लस 4 का मान क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? ये जो है x का मान इसको पुट कर देंगे। तो इस पे पुट करोगे तो यहां पर हो जाएंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 2 प्लस में 4 इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 0। ये हो जाएंगे 4 प्लस 2 दूना 4, 4k प्लस में हो गया 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएंगे 4k प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएंगे 4k बराबर माइनस का 8। तो k बराबर में हो जाएंगे 4 दूना 8 यानी कि माइनस का 2। k का मान जो होना चाहिए वो माइनस का 2 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो x का ये जो मूल है वो किसका मान है? x का मान है। तो x का मान को इस पे क्या कर देना है? सिंपली पुट कर देंगे तो k का मान हमारा निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, लगे रहिए मेरे साथ इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर लेंगे 8। लिखा गया है कि समीकरण निकाय 2x माइनस 3y प्लस 1, 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस y प्लस 2
इक्वल टू 0 के कितने हल होंगे, इसका कितने हल होंगे हम लोग को ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर 2x है -3y +1 इक्वल टू 0 है। तो यहां से सबसे पहले हम लोग a1 का नाम मान गए, a1 का मान कितना निकल के आएगा 2, b1 का मान निकल कर आएगा -3 और c1 का जो मान निकल कर आएगा वो 1 निकल कर आएगा। अगला जो इक्वेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ हमारा 3x +y +2 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम लोग निकाले a2 का मान तो निकल कर आया 3, b2 का अगर मान निकालें तो 1 और अगर हम लोग c2 का मान निकाले तो 2 आया। अब अगर हम लोग a1 बाई a2 निकाले तो क्या आता है, अगर हम लोग a1 बाई a2 निकाले तो a1 का मान 2 और a2 का मान 3, तो आ गया 2/3। उसी तरीका से अगर हम लोग b1 बाई b2 का मान निकाले तो क्या आता है, तो b1 बाई b2, b1 का मान आ गया -3 और b2 का जो मान आ गया वो 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, -3 दिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग c1 बाई c2 निकालते हैं तो c1 का मान हो गया 1 और c2 का मान हो गया, यानी ये पता चल गया कि a1 बाई a2 जो है वो बराबर नहीं है किसका, b1 बाई b2 का। तो अगर a1 बाई a2 b1 बाई 2 के बराबर नहीं होते हैं तो इसका मतलब इसका एक अद्वितीय हल होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक हल होगा, एक और केवल एक हल, ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं होते हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल होता है। क्या होता है, एक ही हल होगा, और ये दोनों लाइन जो होगी वो क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी, प्रतिच्छेदित करेगा यानी कि इंटरसेक्ट करेगा। ऐसे करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मैं बता दिया। तो अगर यहाँ पर हम लोग सब तरीका से करके देख लिए, जब किए तो पता चला है कि a1 बाई a2 का मान जो है वो b1 बाई b2 के बराबर में नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो समीकरण है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा, है ना। और ये दोनों जो समीकरण है एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी। और कैसे होंगे, संगत होंगे, है ना, प्रतिच्छेदित करेंगे साथ ही साथ संगत होंगे, है ना, याद रखना है। और कैसे होंगे, तो विरोधी होंगे, है ना, ये सब नेचर है उसका, क्या उसका है, नेचर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में डीई जो है वो बीसी का क्या है, पैरेलल है। डीसी जो है वो डीई जो है वो बीसी का क्या है, पैरेलल है। इसी प्रकार एडी अपॉन क्या है, बीडी का मान वैल्यू है वो 3/5 है। तो हमसे पूछा है कि बताइए एसी का मान इतना दे रखे हैं तो एई का मान क्या होगा। ये एक त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज है ए बी सी, और एक त्रिभुज बनाते हैं डी ई एफ, डी डी ई पैरेलल टू, नहीं 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 यहाँ पर नहीं है, डी ई जो है ना वो पैरेलल है बीसी का। तो ये बीसी यहाँ पर हो गया, ये डी है और ये हमारा क्या हो गया, ई हो गया। बीसी है पैरेलल का। एडी, एडी का मान कितना दे रखा है, रेशियो में 3 दे रखा है, और बीडी का मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो हमसे पूछा अच्छा एसी का मान कितना है, 5.6, यहां से लेके यहां तक का जो मान है वो 5.6 है। तो हमसे पूछा है कि एई का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो भाई कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, आओ मैं बताता हूं। यहां पर देखो दो सिमिलर ट्रायंगल है, ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण और ये दोनों कोण बराबर है, और ये वाला जो कोण है वो क्या है, कॉमन है। तो हमको सिमिलर ट्रायंगल पता चल गया, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर ट्रायंगल है, यानी कि समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज में क्या होते हैं, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे वाला ट्रायंगल में अगर देखे, छोटे वाले ट्रायंगल में अगर देखे तो मेरे दोस्त कोण डी के सामने कौन है, कोण डी के सामने ए ई है, और बड़े वाले ट्रायंगल में देखो कोण बी के सामने क्या है, ए सी। ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पे देखे कोण ई के सामने क्या है, कोण ई के सामने है ए डी,
और कौन सी के सामने क्या है, ए बी, बस कुछ नहीं करो। अब यहाँ पर ए ई लिखा हुआ है, ए ई लिख दिए, ए सी का मान 5.6 है, 5.6 लिख दीजिए, ए डी का मान है आपको 3, और ए बी का मान कितना है, ए बी, ए बी का मान है 5 और 3 8, बस कुछ नहीं करना है, आप गुना कर दीजिए, काट 8 सते 56, 0.7 आ गया, 0.7 को 3 से गुना करो तो ए ई का मान निकल जाएगा। तो ए ई बराबर क्या निकल के आ गया, ए ई बराबर निकल गया 27 2.1, 2.1 कहां पर दिख रहा है, हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में ये थ्योरम, क्लास 10 में ये थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये थ्योरम जो है आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है। तो दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज का क्या कर दिया, हमने संगत भुजाओं का अनुपात निकाल दिया। अब जो जो भुजा का वैल्यू दिया हुआ था हमने उसका पुट करके आंसर निकाल दिया, ठीक है। चलिए, तो अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छी लग रही है तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, किसी बाह्य बिंदु से P से, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो PB का मान क्या होगा। देखिए ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, और यहां से कोई सर्कल पे, ये कोई सर्कल है, यहां से हम लोग क्या करते हैं, दो स्पर्श रेखा, एक ये देखिए स्पर्श रेखा हो गया, दूसरा स्पर्श रेखा हमारा ये रहा, क्लियर है ना। तो एक स्पर्श का नाम है पी ए, तो ये हमारा ए वाला बिंदु है और ये हमारा बी बिंदु है। अगर पी ए का लंबाई कितना दे रखा है, पी ए का लंबाई दे रखा है 6, तो हमसे पूछा पी बी की लंबाई क्या है। तो आपने क्लास 10th में एक थ्योरम पढ़ा होगा कि भाई किसी भी बाह्य बिंदु से, किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर जितने भी स्पर्श रेखाएं खींचे जाएगी सब की लंबाई बराबर होगी। तो अगर ये 6 है ना तो अगला भी क्या होंगे, 6 होंगे, तो पी बी का भी लंबाई 6 होगा। ये थ्योरम है, ये प्रमेय है मेरे दोस्त, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर, रूट अंडर लिखा हुआ है 1 प्लस कोस ए, और नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस कोस ए। अब हम लोग क्या कर लेते हैं ना, इसका प्रमेयीकरण कर देते हैं। इसका प्रमेयीकरण करेंगे तो 1 माइनस कोस है ना, तो हम लोग गुना कर देंगे ऊपर में, ऊपर में भी 1, ऊपर में भी गुना कर दिए 1 प्लस कोस से, और नीचे भी गुना कर दिए 1 प्लस कोस से। ऐसा करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऐसा करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखिए इसको सोल्व करिए मेरे दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो 1 माइनस कोस इंटू 1 प्लस कोस, तो ये बन जाएगा नीचे क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये बन जाएगा। ऊपर में देखिए तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोस ए का क्या, होल स्क्वायर बन जाएगा, और इसके ऊपर में क्या है, स्क्वायर रूट है। अब बताओ 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस कोस ए। नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस ए स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या बन जाएगा, साइन ए। अब इसको तोड़ दो तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। अब देखिए 1 अपॉन साइन ए का मतलब क्या होता है, कोसेक ए आता है, और कोस ए प्लस साइन ए का मतलब हो जाएगा कोट ए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोस ए प्लस कोट ए, कोस ए कोसेक ए प्लस कोट ए, राइट आंसर हो जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, लिखा गया है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है, वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास क्या होगा। अब देखिए हम लोग को पता है कि जो एरिया होता है वृत्त का वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब एरिया दे रखा है कितना, 49 इक्वल टू हो गया पाई, और 49 पाई दिया, 49 पाई दिया, पाई से पाई खत्म, तो आर स्क्वायर का मान 49, तो
तो आर का मान क्या होगा, आर का मान कितना हो जाएगा 7। तो हमसे पूछा उसकी व्यास, तो व्यास क्या होती है, रेडियस का डबल होता है। रेडियस है हमारा 7, तो व्यास कितना हो जाएगा 14। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना। एक बार जल्दी से कमेंट में लिख दो जय झारखंड, जोहार झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 13। क्या लिखा हुआ है जी, यदि x प्लस वाई का मान 12 दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 94 दिया हुआ है, तो हमसे पूछा है कि एक्स वाई का मान क्या होगा। कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं करना है। हम लोग सभी को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 2xy, ये होता है, ठीक है ना, ये होता है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 94 दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई का मान दिया 12, तो ये हो जाएगा 12 का क्या स्क्वायर और माइनस में 2xy। अब ये बताइए तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, तो इधर क्या हो जाएगा 144, ये 94 को इस साइड लाएंगे तो ये घट जाएगा, और ये माइनस 2xy को इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब बताओ 94 में से 44 चल जाएगा, कितना बचेंगे, तो इधर 6 और उधर 4, 50, आपको बच जाएंगे इधर से 6, यानी कि 50 हो जाएंगे। तो 2xy बराबर 50 हो जाएंगे, तो xy बराबर कितने हो जाएंगे, xy बराबर 25 हो जाएंगे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राइट आंसर क्या होंगे 25 होंगे। इस प्रकार का सिलेबस आपके एग्जाम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 14। कॉसेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12, ठीक है ना। हमसे पूछा गया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस tan थीटा का मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे, यहां देखिए, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर है 13/12। कॉसेक थीटा बराबर होता है आपको h और बटे में होता है p। अब बताइए, अगर एक है 12, दूसरा है 13, तो अगला क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा, 5 12 13, एक क्या है ट्रिपलेट है। तो 12 दिख गया, 13 दिख गया, यानी अगला क्या होगा 5 होगा। अब अगर 12 को हम लोग p बोल लेते हैं, 13 को हम लोग h बोलते हैं, तो इसका मतलब 5 क्या होगा हमारा b होगा। अब हमको साइन थीटा प्लस कोसेक, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस tan थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस tan थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा का मतलब होता है p/h, कोस थीटा का मतलब होता है b/h, और tan थीटा का मतलब होता है p/b। पुट कर दीजिए, p का मान कितना है जी, p का मान है हमारा 12/13 प्लस b का मान है 5 और बटे में 13 माइनस p का मान हो गया, p का मान है 12 और b का मान है 5। बस इसको सोल्व कर देना है। इसको सोल्व करोगे तो 17/13 आएगा। कितना आ जाएगा 17 और बटे में 13, माइनस में आ गया 12 बटा कितना 5। तो बताओ 17 × 5 = 85 माइनस 17 × 5 = 85 माइनस बराबर है 144। 112 को 13 से गुना कर बराबर है 144। 144 और प्लस 13, 144 प्लस 12 156, और बटे में कितना हो गया 65। घटा देते हैं, 16 में से 5 गया, 6 में से 5 गया 1, और 15 से गया 7, 71/65 माइनस 71/65 जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मजा आ रहा है। अब जरा समय पानी पी ले रहा हूं, कुछ और मत समझना, क्या पी ले रहा हूं पानी, और आप लोग को अगले क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब आप लोग दीजिए, तब तक मैं पी ले रहा हूं, ठीक है। चलिए क्या आंसर आया, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये। अब इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन का जवाब नहीं दोगे, देखो तो क्या लिखा हुआ है, यदि समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा कितना है 12 तथा समबाहु त्रिभुज डीईएफ की एक भुजा कितना है 6, तो हमसे पूछा है
उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो अगर मैं पहले वाला का भुजा का A1 नाम रख दिया है ना, अगर A1 एक पहला भुजा है ना, A1 है, दूसरा का जो भुजा है उसका नाम रख दो A2, तो भाई ये क्या हो जाएगा, भुजा का अनुपात होता है, यानी कि साइड का क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब ये बताइए यहां पर क्या है? क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है ना, तो जब अनुपात में जब रिजल्ट देते हैं ना तो कांस्टेंट का यूज नहीं करते हैं, यानी ये जो चीज है √3/4 इसका कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ साइड का स्क्वायर कर देना है। तो बस इसका साइड है 12 तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर दो, और इसका साइड है 6 तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर दो। तो 12 का स्क्वायर 144 और 6 का स्क्वायर 36, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4:1। आंसर निकल कर आएगा 4:1, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जब कल का भी क्लास में, पिछला जो क्लास है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब हमको जवाब प्रतिशत में देना हो, जब हमको जवाब अनुपात में देना हो, तो कांस्टेंट वैल्यू का कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर √3/4 जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसका कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग साइड के स्क्वायर से काम चला लेंगे, और जो करेगा तो भी आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा गया है कि यदि ट्रायंगल एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक -1,0, बी का कोऑर्डिनेट 5, -2 और सी का कोऑर्डिनेट 8, 2 है, तो उसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा, यानी उसके सेंट्रॉइड का निर्देशांक क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है एबीसी, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। तो मेरे दोस्त ए का जो कोऑर्डिनेट है वो -1, 0 है, बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 5, -2 है, और सी का जो कोऑर्डिनेट है वो 8, 2 है। तो इसके सेंट्रॉइड कौन है, जी है ना, इस सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट बताना है। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, एक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट का क्या होगा, एवरेज होगा। तो तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, इसका ये -1, इसका एक्स कोऑर्डिनेट -1 हो गया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5 होगा, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 8 होगा। इन तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, तो मेरे तो 8, 5, 13, 13 में से गया 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, यानी जो सेंट्रॉइड है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 4 होगा। अगर इसका हमको वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो भाई तीनों का वाई का वैल्यू को जोड़कर क्या कर देना है, 3 से डिवाइड। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0, यहां से वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो -2, और यहां से वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 2, सबको जोड़ दिए और डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 2 में से 2 गया 0, 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो जो सेंट्रॉइड है ना इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 4, 0 होगा। 4, 0 कहां पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब सोचिए कितना बेहतरीन तरीका है, यानी क्लास 10 जो है ना आपको दोबारा याद दिला रहा है ना। झारखंड सहायक आचार्य जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है, इसमें जो आप लोग एग्जाम देने वाले हो, इसमें क्लास 10th की पढ़ाई को दोबारा याद दिला रहा है कि मेरे दोस्त आप लोग आज, है ना, आप मेरे दोस्त आप लोग जो हो ना वो टीचर बनने वाले हो, तो आप लोग को पढ़ कर आने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें है हल्का सा खतरा, देखिए 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया। पहले ये अर्धगोला होता कैसे है वो बनाते हैं। देखिए अर्धगोला कुछ इसी प्रकार से आपको दिखाई देंगे। तो अर्धगोला में ये देखिए ऊपर का जो, जैसे बॉल देखते हो, क्रिकेट खेलते हो ना कभी कभी, तो जो बॉल होता है जब वो बॉल आधे से क्या होता है, फट जाता है, तो जो टुकड़ा 2 टुकड़ा में बट गया, आधा से जब फटा तो 2 टुकड़ा में बट गया, तो जो कोई भी एक टुकड़ा उठा लो वो एक अर्धगोला होता है। तो ऊपर में गोल दिखाई देगा, क्लियर, वो सेंटर कहलाएगा, ये जो होता है वो रेडियस होता है, ठीक है ना। तो इसका इसका अगर आयतन पूछा जाए ना, इसका अगर आयतन पूछा जाए तो इसका आयतन होता है आपको 2πr³। इसका अगर आयतन पूछा जाए तो क्या बोलोगे, 2πr³। अगर इसका हमसे कर्व सरफेस एरिया पूछे, TSA पूछेगा, तो भाई इसका हो जाएगा 2πr, क्या हो जाएगा, 2πr, क्या हो जाएगा, 2πr। यहाँ 2πr², 2πr² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2πr²।
स्क्वायर हो जाएगा। और अगर टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो ये हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछा गया, देखिए आपको टोटल फॉर्मूला लिख दिया। वो आयतन पूछे, आंसर देना है 2 पाई r क्यूब। क्लियर है? हाँ, मिस्टेक 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 मिस्टेक, 2/3 पाई r क्यूब मिस्टेक दो मेरे दोस्त। आयतन बताना है 2/3 पाई r क्यूब। ये आयतन हो गया अर्धगोले का। और अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे यानी कि कर्व सरफेस एरिया पूछे तो 2 पाई r स्क्वायर बोलना है, ठीक है ना। और अगर हम लोग से टोटल सरफेस एरिया बोले तो 3 पाई r स्क्वायर बोलना है। तो यहां पर क्या पूछा है हमसे, देखिए तो टोटल सरफेस एरिया, तो यानी जवाब हमको देना 3 पाई r स्क्वायर का। अब बताइए 3 पाई r स्क्वायर, देखिए 3 हो गया, पाई का मान क्या हो गया 22/7, और आर का मान कितना है, व्यास दे रखा है 14, व्यास अगर 14 है तो रेडियस कितना होगा 7, तो ये 7, 22 से ये 7 से 7 खत्म, तो 22 दिया कितना होगा 66। तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 66 होगा। लेकिन पाई दिया हुआ है, पाई काटना नहीं है मेरे दोस्त, पाई के रूप में ही आंसर देना है। अच्छा अच्छा, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया। देखिए यहां पर सी एस ए दिया हुआ है, सी एस ए बराबर होता है 3, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 3 पाई r स्क्वायर। अब देखिए ये 3 हो गया, पाई को ऐसा ही रख दो, और आर का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49 दिया कितना होगा 147, 147 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है कि सरल करिए। देखिए यहां पर आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं। देखिए सेक को जब एंगल चेंज करोगे, जैसे एक छोटा सा बात बता रहा हूं, अगर ये सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो सेक जो चेंज हो जाता है ना वो चेंज होता है कॉसेक थीटा में, ठीक है ना, कॉसेक थीटा में। उसी तरीका से है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसमें चेंज होता है भाई, तो भाई ये चेंज हो जाता है आपको कोस थीटा में। अब आप देखिए इन दोनों का कोनों का योग देखिए कितना दे रहा है 90 डिग्री, इन दोनों का कोनों का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग को पता है कि सेक चेंज होकर किस बनता है कोसेक में, साइन किस में चेंज होता है कॉस में। इन दोनों एंगल का योग देखो कितना दिख रहा है, तो 90 डिग्री, इसका मतलब इसका मान 1 होगा, इसका मान कितना होगा 1 होगा, कितना मान होगा इसका 1 होगा, याद रखना। अब कैसे 1 होगा आपको ये भी बता देता हूं, देखो देखो तो अगर मैं इससे अगर इसमें डिवाइड दूंगा तो क्या बन जाएगा, तो भाई डिवाइड दोगे तो इधर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा कॉसेक थीटा और नीचे में हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए तो कॉसेक थीटा और नीचे क्या हो गया सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। अब देखिए इसका ये कोण देखिए और इसका ये कोण देखिए, इन दोनों को जोड़िए कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो जब कभी भी ऐसा होगा उसका मान 1 होगा। तो सेक चेंज होता है कॉसेक में, साइन चेंज होता है आपको कोस में, कोस चेंज होता है आपको साइन में, tan चेंज होता है कोट में, ठीक है। तो उसी तरीका से ये देखो इन दोनों कोनों का योग कितना होता है 90 डिग्री, इसका मतलब इसका मान 1 हो गया। इसी तरीका से इन दोनों कोनों का योग कितना है 90 डिग्री, तो इसका भी मान 1 हो गया। 1 को 1 के साथ गुना करोगे राइट आंसर कितना आएगा 1 आएगा। 1 दिया ही नहीं है, हमारे टाइपराइटर भी अजीब है मेरे दोस्त, अजीब है। यहाँ पर 1 कर दो, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं वहां पर 1 बना दूं तब, अगर इसको 1 बना दोगे तो ये हो जाएगा आंसर। मैंने इसलिए 1 किसको बना दिया बी को, जरा सा दूर बनाओ ताकि दूरियां बना रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 19। क्या लिखा हुआ है, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। रैखिक बहुपद पूछा है, रैखिक बहुपद किस फॉर्मेट में होता है, इस फॉर्मेट में होता है जहां पर ए का जो मान है वो 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। तो इसकी जो शून्यक होती है यहाँ पर x का जो घात है, x का जो घात है, x का क्या घात कितना है मेरे दोस्त, तो 1 है। इसका मतलब इसका शून्यक भी कितने होंगे 1 होंगे। तो राइट आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर बी। जितने घात होते हैं उतने शून्यक होते हैं।
क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है कि यदि P का कोऑर्डिनेट दे रखा है a/2, 4, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है -6,5 और बी का कोऑर्डिनेट है -2,3 को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो पॉइंट है वो क्या है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली रेखा क्या है, मिड पॉइंट है, यानी कि मध्य बिंदु है। तो देखो एक लाइन है, इस प्रकार का एक रेखा है, इसका एक पॉइंट का नाम है ए, दूसरे पॉइंट का नाम है बी। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -6,5, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -2,3 और इन दोनों को जोड़ने वाली रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है इसका नाम है P, और P का जो कोऑर्डिनेट है a/2 है और क्या है 4 है। तो अब बताओ P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। तो P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए P का हमको x कोऑर्डिनेट निकालना है। x कोऑर्डिनेट कौन है, a/2। ये कैसे निकलता है, तो भाई a का x कोऑर्डिनेट और b का x कोऑर्डिनेट को जोड़ के क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो भाई a का x कोऑर्डिनेट कितना है 6, b का x कोऑर्डिनेट कितना है -2, दोनों को जोड़ दिए और भाई 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 से 2 खत्म हो गया, तो a बराबर निकल के आएगा -8। a बराबर -8, ऑप्शन नंबर ए। तो भाई a का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, -8 निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है, यदि x cos थीटा बराबर 1, x cos थीटा बराबर 1 और tan थीटा बराबर y, तो x² माइनस y² का मान क्या होगा। अब बताइए अगर x cos थीटा का मान अगर 1 है तो हम लोग यहां से क्या कर लेंगे, x का मान निकालेंगे, तो 1/cos थीटा आएगा और 1/cos cos थीटा का मतलब होता है sec थीटा। तो जो x का मान हो गया वो sec थीटा। इसीलिए अगर हम लोग x² माइनस y² को अगर लिखना चाहे तो हम लोग लिखेंगे sec थीटा का होल स्क्वायर और y का मतलब क्या है tan थीटा, माइनस यहां पर लिखेंगे tan थीटा का क्या होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा और यहां पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो भाई sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लेंगे 22। 22 में क्या बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी में एडी जो है एंगल बी एसी का अर्धक है। अर्धक मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर है, तथा एबी का मान 10 सेंटीमीटर है, बीसी का मान 14 है। भाई एबी का मान 10 है, बीसी का एबी का मान 10 है, एसी का मान 14 है और बीसी का मान 6 है, तो डीई का मान क्या होगा। आइए यहां पर एक ट्रायंगल इस तरह से बना लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सके। ये बी है, ये ए है और ये सी है। एडी जो है ना वो अर्धक है। अर्धक मतलब किसका, बी ए सी का। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है, बराबर है। अच्छा ये हमारा डी पॉइंट है, तो ये क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहां लग जाएगा, है ना। क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके हो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। अब यहां पर ए बी का मान 10 दे रखा है, ए सी का मान 14 दे रखा है और बी सी का मान दे रखा है कितना, ए। तो हमसे पूछा क्या गया है, सी डी का मान बताइए, हमें इसका मान बताना है। तो इसका मान मान लो x। तो ये भाई टोटल यहां से टोटल अगर बी सी का लेंथ 6 है और अगर सी डी x है तो ये कितना होगा, 6 - x हो जाएगा। अब हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा लेंगे। तो भाई ए बी और बट्टे में क्या, ए सी, ए बी और बट्टे में क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी और बट्टे में हो जाएगा सी डी। ये होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का प्रमाण। अब यहां पर ए बी का मान कितना है, 10 है, ए सी का मान कितना है, 14 है, बी डी का मान कितना है, 6 - x और सी डी का मान कितना है, x। 2 से काटेंगे 5 बार में खत्म, 2 से काटेंगे 7 बार में खत्म। 5 को x के साथ गुना करेंगे 5x आ जाएगा और 6 को 7 से गुना करेंगे 42 आ जाएगा और 7 को x के साथ गुना करेंगे माइनस का 7x आ जाएगा। माइनस के साथ जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा 12x और इधर हो जाएगा 42। 6 से काटेंगे 7 बार में, 6 से काटेंगे 2 बार में, तो x का मान निकल गया 7/2 और 7/2 को हम लोग लिख सकते हैं 3.5। तो भाई जो CD का जो मान होगा वो 3.5 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए
क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं? क्लास अच्छी लग रही है लाइक ठोक दीजिए मेरे दोस्त। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक का क्लास आप बेहतरीन तरीके से समझ गए हैं, सीख गए हैं, तो एक बार जरा सा क्या कर दीजिए, एक बार जरा सा शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है यदि बहुपद पी एक्स है ना इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ठीक है, ये शून्यक अल्फा और बीटा है, तो भाई अल्फा इंटू बीटा बटे 4 का मान क्या होगा? अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इसको क्या बोलते हैं? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल होता है सी बटा ए। अब यहां पर सी का जो मान है वो -4 है और ए का जो मान है वो आपको 1 है, तो भाई मूलों का जो गुणनफल निकल कर आया वो -4 आ गया। इसीलिए अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा बटा 4 का अगर मान निकालना चाहे तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया -4 और नीचे में है 4, तो 4 और 4 से खत्म, यानी राइट आंसर हो जाएगा -1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है कि धातुओं के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर एक घन बनाया गया, तो नए बने घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए एक ऐसा घन है, ये एक ऐसा घन है ना, ये घन है। अब इसकी साइड है 3, इसकी हर एक साइड 3 है। एक घन जरा ऐसा है, इसकी हर एक साइड कितनी है? 4, और एक घन ऐसा था और इसकी हर एक साइड है 5। इन तीनों को पिघला दिए और पिघला के एक घन बनाएंगे, तो जो भी घन बनाएंगे वो तो बड़ा घन बन के आएगा, क्योंकि तीनों को मिलाओगे तो एक बड़ा घन इस प्रकार का बनेगा। तो सबसे पहले काम क्या है कि इन तीनों का आयतन, इन तीनों के आयतन के योग के बराबर इसका आयतन होगा। तो इसका आयतन कितना होगा? 3 का क्यूब। घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा का क्यूब। इसका आयतन क्या होगा? 4 का क्यूब। और इसका आयतन क्या होगा? 5 का क्यूब। इन सबको जब जोड़ दोगे ना तो इसका आयतन निकलेगा। तो 3 का क्यूब का मतलब होता है 27, तो ये 27 हो गए। 4 का क्यूब का मतलब 64 और 5 का क्यूब का मतलब 125। इन सबको जब जोड़िएगा तो आएगा 216। तो 216 आ गया बड़े वाले क्यूब का क्या? आयतन। तो अगर इसका आयतन 216 है तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो आयतन बराबर क्या होता है? आयतन दे रखा है 216 और आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। अगर इसका भुजा को हम लोग ए मान लिए तो इसका भुजा का क्यूब आ गया 216। तो भाई ए बराबर क्या हो जाएगा? तो ए बराबर हो जाएगा क्यूब रूट किसका? 216 का क्यूब रूट। तो यहां से ए का मान कितना निकल कर आया? 6। अब हमें निकालना है इसका क्या? हमें इसका निकालना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। तो क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो 4a² होता है ना। लेटरल सरफेस एरिया बराबर 4a²। अब देखिए 4 हो गया, ए का मान कितना गया? 6। तो ये 6 का क्या कर देना? स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 गुना 4 यानी कि 144। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, मजा आ रहा है ना? मजा तो बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्या कर रहे हैं? सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद कमेंट करके आप लोग को बताना है कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है। और अगर अच्छी लगी होगी तो जरूर अपने दोस्त है ना, अपने दोस्तों को, अपने चाहने वाले को, अपने पड़ोसी को जो पढ़ने के लिए इच्छुक हो, उसको जरूर एक बार लिंक क्या कीजिएगा? शेयर करने की। आप जिस जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं मेरे दोस्त, अपने टीचर के लिए एक बात जरूर शेयर कर दीजिएगा। हर एक ग्रुप में हो सके तो आप अपने स्टेटस में एक बार लगा दीजिए, चाहे वो फेसबुक का हो, इंस्टाग्राम का हो, है ना, जहां भी आप लोग जिस प्रकार से जुड़े हुए एक बार जरूर शेयर करने की कोशिश करें मेरे दोस्त। हाँ, अच्छा लगा होगा तब शेयर करना, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है कि निम्न द्विघात समीकरण में से किनका मूल वास्तविक मूल होगा? वास्तविक मूल कब होता है? तो वास्तविक मूल तब होता है जब डी का मान या तो 0 से बड़ा होता है या फिर बराबर होता है। डी का मतलब क्या है? विवेचक। अगर इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। विवेचक है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं उसको विविक्त कर। हाँ, विविक्त कर बोलते हैं उसको। तो डी का मान क्या होता है जी? तो डी का मान होता है b² - 4ac। इसका मान हम लोग को निकाल के चेक करना है कि क्या ये 0 से बड़ा या बराबर है, तभी जाकर वास्तविक होता है। तो आइए यहां पर हम लोग निकालते हैं।
अगर यहां पर हम लोग निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान क्या है, माइनस का 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, माइनस 4, ए का मान कितना है 4 है ना, सी का मान कितना है 6। तो बताओ मेरे दोस्त, 4 चौका 16, 16 छक्का 96, 96 में से 9 गया तो ये तो निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है ना, माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या, जीरो से छोटा है, तो इसका तो आपको मूल वास्तविक होगा नहीं। यहां पर निकालिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का, तो बी का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49, माइनस 4, ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 6। तो यहां पर देखिए तो 49, 4 दूना 8, 8 छक्के 48 और कितना 49, तो आया कितना 1। अब देखिए तो एक आया जो जीरो से बड़ा है ना, ये जो एक है वो जीरो से क्या है, बड़ा है, इसका मतलब इसका जो मूल होगा ना वो वास्तविक होगा, ठीक है ना। अब 4 ऑप्शन था उसमें से तो बी निकल के आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है उसका जो मूल है वो क्या है, वास्तविक है, ठीक है। चलिए अब जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए कि 25 क्वेश्चन के इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितने क्वेश्चन का जवाब सही और एक्यूरेट दिए हैं, सिलेबस भी आप लोग को बता दिए हैं, कोई कंफ्यूजन की कोई बात भी नहीं है। तो जल्दी जल्दी से बताइए कि 25 क्वेश्चन के इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चन का जवाब सही सही दिया है। और अगर हमारी क्लास अगर अच्छी लग रही है, समझ में अच्छी लग रही है, आ रही है, तो एक बार अपने दोस्तों को जरूर क्या कर देना, शेयर कर देना मेरे दोस्त। क्लियर है, थैंक यू गाइज, बाय बाय। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरीका से आपका एग्जाम जब तक ना हो मैं आपको मैथ करवाता रहूं? क्लियर है, अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ये भी मुझे बताइए कि आप लोग झारखंड के किन किन स्थानों से हमारे इस क्लास को देख पा रहे हैं। मैं कमेंट में जरूर आप लोग का कमेंट पढ़ूंगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय।